नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CIE क्लासेस में। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में दक्षिण एशिया की राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। उन्हीं उतार चढ़ावों के बीच में एक टॉपिक जो बार बार न्यूज का हिस्सा बन रहा है या फिर जो बार बार न्यूज में आ रहा है, मैं और आप उसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है सार्क। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन। इसके बारे में मैं और आप बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सार्क क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, भारत के लिए इसका क्या लाभ है, इसकी भूमिका क्या है और ये वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। सब कुछ मैं और आप जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हुआ क्या था 1980s के टाइम पर 1980 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था शेख जियाउर रहमान। शेख जियाउर रहमान ने यह विचार दिया कि जिस तरह से आसियान संगठन है, जिस तरह से अन्य देशों के क्षेत्रीय संगठन हैं, उसी तरह से दक्षिण एशियाई देशों को भी अपने आपस में शांति, सहयोग, संप्रभुता की रक्षा और मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए सार्क की स्थापना करनी चाहिए। सार्क की स्थापना को लेकर 1980 में जो 7 देश हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, आपका पाकिस्तान, आपका श्रीलंका, फिर आपका बांग्लादेश, इन 7 देशों के विदेश सचिवों की मीटिंग हुई और 1981 में इनकी मीटिंग कोलंबिया में हुई, जहां पर इस बात पर सहमति बनी कि सार्क की स्थापना की जाएगी। फिर क्या हुआ? समय आया 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना कर दी गई और इसका मुख्यालय बनाया गया काठमांडू, नेपाल में, जबकि इसकी पहली मीटिंग हुई ढाका के अंदर, यानी कि बांग्लादेश के अंदर। अब मैं और आप एक एक करके इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सो ध्यान से मेरे को आप लोग सुनने की कोशिश करिएगा। देखो, अब उसके बाद क्या हुआ, सार्क का 13वां समिट हुआ 2005 में, जिसमें एक और देश शामिल कर लिया गया जिसका नाम है अफगानिस्तान। और इस तरह से सार्क में कुल देश 8 हो गए और 8 देशों के समूह से, 8 देशों के सहयोग से सार्क की स्थापना की गई। अब समझते हैं कि सार्क का आखिर स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था। तो सार्क की स्थापना के पीछे मेन उद्देश्य था दक्षिण एशिया के देशों में शांति व सहयोग को बढ़ावा देना, इन देशों में व्यापारिक लेन देन को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, साथ ही इन देशों में पीपल टू पीपल, यानी कि लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाना और आर्थिक लाभ को, आर्थिक व्यापार को, आर्थिक हितों को सुनिश्चित करना। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई 1985 में, जो आपको याद रखनी है। अब मैं यहीं पर आपको सार्क का महत्व समझाने वाला हूं कि आखिर सार्क इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या रोल रखता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसकी क्या भूमिका है। तो ध्यान से सुनिएगा। सार्क देशों के पास लगभग विश्व का 3% भू क्षेत्रफल है, लगभग विश्व की आबादी का 21% इस क्षेत्र में रहता है और विश्व की जीडीपी का लगभग 4% आपको इन्हीं क्षेत्रों से, यानी कि दक्षिण एशियाई देशों के इस सार्क के समूह से आपको देखने को मिलता है। यानी कि मैं कहूं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक अच्छा दमखम रखता है ये सार्क। इसके अलावा सार्क तालमेल बनाने का काम करता है। आपको पता है कि ये जो दक्षिण एशिया का देश है, दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला देश है, दुनिया में घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां सबसे सर्वाधिक घनी आबादी देखने को मिलती है। तो ऐसे में साथ ही ये काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ विविधताएं बहुत ज्यादा हैं। तो इन विविधताओं को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विविधताओं को के समावेशन के लिए इसकी स्थापना की गई या इसको बनाया गया, ये बात दिमाग में याद रखिए। इसके अलावा दक्षिण एशियाई देशों की जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए इसका गठन किया गया। दक्षिण एशियाई देशों में समस्याएं क्या हैं? सबसे पहले इन देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। आए दिन इन देशों के बीच में आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट और तनाव देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको काम करने के लिए इसको बनाया गया। साथ ही यहाँ पर टेररिज्म की प्रॉब्लम, इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम, इन सबको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था। इसके उद्देश्य को में इन सबको ऐड किया गया जिससे कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही सार्क के उद्देश्य के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कहानी थी कि सार्क के देश अपनी समस्याओं का समाधान बातचीत से निकालें, न कि किसी बाहर के देश के हस्तक्षेप से। इससे बचने के लिए भी सार्क को बनाया गया। तो इस तरह से
सार्क का फॉर्मेशन हुआ या सार्क का गठन हुआ। अब देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि कुछ बातें आपको सार्क की उपलब्धियों के बारे में भी जाननी चाहिए। क्या सार्क ने कुछ उपलब्धियां हासिल की या फिर ये एक फेलियर ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गया, ये मुझे और आपको समझना है। तो देखो, सबसे पहली इसकी उपलब्धि थी मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन। सार्क के द्वारा दक्षिण एशियाई देशों में मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन किया गया, जिससे कि ये देश आपस में फ्री ट्रेड को प्रमोट कर सकें और इनके यहाँ पर वस्तुओं, सेवाओं तथा विचारों का लेन देन तेजी से बढ़े। इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया, इसको बढ़ावा देने की बात की गई, पहली चीज। दूसरी चीज साप्टा, ध्यान से सुनिएगा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट 1995 में जिसमें ये बात की गई कि ये देश आपस में ट्रेड को बढ़ाएं, ट्रेड को बढ़ावा दें। ये इन्होंने काम करने की बात की। इसके अलावा भारत की पहल पर एक सार्क विश्वविद्यालय खोला गया, जिससे कि सार्क देशों के स्टूडेंट वहां पर पढ़ सकें और अपना करियर बना सकें। इसके लिए भारत ने इसकी पहल की, जिसे सार्क विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। साथ ही सार्क देशों में फूड की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, फूड की प्रॉब्लम, खाद्य संकट को उभारने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक फूड बैंक बनाया गया, जिसमें हर देश अपना योगदान देगा और उसमें रिस्टोरेशन करेगा फूड में, जिससे कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान निकाला जा सके और वहां पर फूड सप्लाई दी जा सके। ये सारी उपलब्धियां थी जो सार्क ने की। इसके अलावा सार्क ने इन सदस्य देशों को मंच प्रदान किया, जहां पर सार्क देश अपनी समस्याओं को उठा सकते हैं, अपनी समस्याओं को आपसी हिस्से डिस्कशन कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम में मतलब उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए सार्क को बनाया गया और सार्क को प्रमोट करने की बात की गई। उसके बाद बात आती है कि अब सार्क का भारत के लिए महत्व क्या है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि सार्क धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है, एक अप्रासंगिक इनरेलीवेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के रह जा रहा है। तो ऐसे में सार्क की भारत के लिए महत्व क्या है, सार्क भारत के लिए क्या बेसिकली आप कह सकते हो क्या भूमिका रखता है। तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले भारत के लिए इसका महत्व है पहले पड़ोसी नीति को बढ़ावा। आप जानते हो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है वो क्या है, पड़ोसी फर्स्ट की नीति। यानी कि हम लोग सर्वप्रथम नेबरहुड पॉलिसी को बढ़ावा देते हैं, अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग स्थापित करने में काम करते हैं, जिससे कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो इससे भारत की इस नीति को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। दूसरा, भू रणनीतिक पहल। क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में चाइना भारत के पड़ोसी देशों को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, या भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है भारत के पड़ोसी देशों की सहायता से। चाहे वो चाइना का वन रोड वन इनिशिएटिव हो या चाइना की पॉलिसियां हो, जो कि वो सीपैक हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो। तो ऐसे में भारत इसकी सहायता से, सार्क की सहायता से अपनी रणनीतिक मजबूती पहल को बढ़ा सकता है, अपनी आप को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता व सहयोग स्थापित करने में मदद। आप देखते हो कि दक्षिण एशिया में आए दिन अस्थिरता देखने को मिलती है, चाहे वो वर्तमान में बांग्लादेश का मुद्दा हो या पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को हटाकर तालिबान का आना हो, या फिर श्रीलंका में चीजें खराब होना हो, श्रीलंका की जो सरकार को हटाकर गोताबाया राजपक्षे की सरकार को हटाकर वहां पर स्थिरता आना हो, या फिर नेपाल का मुद्दा हो। तो ऐसे में इस संगठन की सहायता से क्षेत्रीय स्थिरता को स्थापित किया जा सकता है, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका। आपको पता है कि भारत अपने आप को वैश्विक गुरु बोलता है, और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था, जिस तरह से भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है, उससे हम दूर नहीं है कि भारत एक महान गुरु या विश्व गुरु बने। लेकिन ऐसे में अगर भारत अपने क्षेत्रीय संगठन की सहायता से अपनी आवाज को मजबूती से रखता है, तो इससे ना सिर्फ भारत की आवाज को मजबूती मिलेगी, जबकि भारत अपने मुद्दों को बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से उनको उठा सकता है। तो इससे वैश्विक नेतृत्व में लाभ होगा। इसके अलावा भारत की एक पॉलिसी है जिसका शुरुआत में नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हमारे ईस्टर्न जो एरिया में जो देश हैं, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, इनकी सहायता से भारत अब सार्क की सहायता से अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को, जो कि आजकल एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है, उसको मजबूती से आगे बढ़ा सकता है और ईस्ट में मौजूद देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि भारत के लिए सार्क बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत को सार्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और सार्क जो आजकल इनरेलीवेंट होने की तरफ बढ़ रहा है, इसको पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। तो भारत के पक्ष में काफी कुछ है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है, आखिर आजकल सार्क इनरेलीवेंट क्यों होता जा रहा है, चुनौतियां क्या है इसके सामने। तो आप बताओगे, सबसे पहली चुनौती है बैठकों में कमी।
सार्क की बैठकें बहुत कम होती हैं। इसके अलावा जब बैठकें होती हैं तो उसमें साझे मुद्दों की जगह देश अपने द्विपक्षीय मुद्दे उठाने लग जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के द्वारा बार बार सार्क के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाना, जिसकी वजह से भारत इसका बायकॉट करता है और इसकी मीटिंगें नहीं हो पाती। इसके अलावा कई बार मीटिंगों का बहिष्कार इसलिए भी कर दिया जाता है कि कुछ देश आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, जैसा कि सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगता है कि पाकिस्तान ने भारत में उरी अटैक, पठानकोट अटैक ऐसे अटैक किए जिसके बाद से इसकी मीटिंग हुई नहीं है। उसके बाद साफ्टा की सीमाएं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया गया था फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इन देशों में, दक्षिण एशियाई देशों में, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। छोटे देश भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत साफ्टा की सहायता से उनकी बाजार को कंट्रोल करना चाहता है, उनकी मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है, भारत अपनी मल्टीनेशनल कंपनियों के दम पर उन्हें कंट्रोल नियंत्रित करना चाहता है। एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से साफ्टा जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया वो उद्देश्य फेल होता जा रहा है। इसके अलावा भारत पाक संबंधों में तनाव, आपने देखा होगा आए दिन भारत पाक संबंधों में किसी न किसी मुद्दे को लेकर तनाव देखने को मिलता है, चाहे वो मुद्दा सीमा विवाद का हो, चाहे वो मुद्दा जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो मुद्दा हथियारों की होड़ का हो, चाहे वो मुद्दा नदी जल विवाद को लेकर हो। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर तनाव देखने को मिलता है जिसका असर सार्क के ऊपर साफ साफ देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत की छवि पर छोटे देशों को संदेह, भारत की छवि को लेकर कुछ छोटे देश संदेह की नजर रखते हैं, जिसके कारण इसका महत्व नहीं बढ़ पाता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर दक्षिण एशिया के अंदर शांति सहयोग को बढ़ावा देना है तो सार्क को मजबूत करने की जरूरत है, इसकी नियमित बैठक करने की जरूरत है। साथ ही देशों को इस बात को चेताया जाना चाहिए कि सार्क के मुद्दे पर सार्वजनिक हित की बात की जाएगी, न कि द्विपक्षीय मुद्दों पर फोकस करने का काम किया जाएगा। इस तरह से सार्क को मजबूत और रेलिवेंट बनाया जा सकता है। नहीं तो जिस तरह से वर्तमान में सार्क दुनिया का सबसे फेलियर ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनरेलिवेंट है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई महत्व नहीं है, ऐसे में अगर सार्क को रियल में हमें आगे बढ़ाना है, सार्क को रियल में आगे लेके जाना है, तो हमें सार्क के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, देशों को कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है, कंट्रीज जो सदस्य देश हैं उनको कुछ समझने की जरूरत है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आखिर सार्क को मजबूत कैसे बनाया जाए और क्या इसमें ऐड किया जाए। तो क्या हम इसमें अन्य देशों को एंट्री दे सकते हैं, जैसे कुछ बड़े देशों को शामिल किया जाए, चाइना को शामिल कर सकते हैं, अमेरिका को शामिल कर सकते हैं, जिससे कि इस संगठन को मजबूती मिले। दूसरा, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि लोगों के बीच में कुछ डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाने की जरूरत है सदस्य देशों के बीच में, जैसे क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसको खेल डिप्लोमेसी या स्पोर्ट डिप्लोमेसी देख सकते हो, फिर आपका सांस्कृतिक डिप्लोमेसी जिसमें मूवीज और इनको बढ़ावा देना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सार्क को और मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा एक और हम काम कर सकते हैं कि सार्क के अंदर ये सुनिश्चित करना कि कोई भी देश सार्क के बैठकों पर अपने द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठाएगा, द्विपक्षीय मुद्दों का सॉल्यूशन वो आपस में निकालेंगे, ना कि सार्क के मंच पर निकालेंगे। इस तरह से अगर सार्क की मीटिंग होती है, सार्क को लेकर काम किया जाता है, तो इससे सार्क एक मजबूत संगठन, एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनकर इमर्ज होगा, जिससे कि साउथ एशिया की भी अपनी आवाज एक संगठन के माध्यम से उठाई जाएगी, जो कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर मजबूती से देखने को मिलेगी और विश्व के देशों का ध्यान भी हमारी तरफ आकर्षित होगा, हमें एक अच्छी ताकत का अंदाजा लगने लगेगा। तो ये था संपूर्ण सार्क का विवरण जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपकी सार्क पर सारी क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो इसी बात के साथ मैं आपकी अपनी बात खत्म करता हूं। तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे इसी तरह की अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।